Assalamu alaikum dear students. Our today's topic is history of ancient Olympic games. History of ancient Olympic games. History of ancient Olympic games. The Olympic Games, they were started in Greece. Greece was once the hub of literature, science, art, and sports. And the Greeks, they use it to participate in different sporting events. But one of the famous being that held at Olympia in honor of God Zeus, वो पार्टिसिपेशन करते थे डिफरेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स में ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें। और इनका एक बिलीफ था, वो बोलते थे कि अपने एंग्री गॉड्स को प्लीज करने के लिए, उनको मनवाने के लिए वो डिफरेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स में पार्टिसिपेशन करते थे। वो उन गॉड्स को रेस्पेक्ट के तौर पर डिफरेंट इवेंट्स में पार्टिसिपेशन करते थे। लेकिन जो सबसे बड़ा इवेंट था वो था दैट वाज इन द ऑनर ऑफ गॉड ज़्यूस। इनका एक गॉड था, उसका नाम था गॉड ज़्यूस। और उनका मानना था, उनका एक बिलीफ था, वो बोलते थे कि जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी are the gifts of God Zeus. Therefore, the important thing is to protect them. इन दो चीजों को हमने प्रोटेक्ट करना है ताकि हमारा ये खुदा हमसे नाराज ना हो। और ये जो ग्रीक था, that was divided into, the Greek was divided into various city-states. जो उनमें से दो city-states थे वो थे एथेंस एंड स्पार्टा। Athens and Sparta, they used it to fight one another for dominance. ये डोमिनेंस के लिए एक दूसरे से लड़ते थे, क्योंकि अब इस वही डोमिनेंट रह सकता था जिसके पास स्ट्रॉन्ग मिलिट्री हो। या अगर हम आजकल भी देखते हैं, जिसके पास ज्यादा वेपन्स है, जिसके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी है, ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है या आर्मी है, तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहलाता है। इसी तरह से ग्रीक्स जो थे, इनका भी मानना था कि जिसके पास जितनी स्ट्रॉन्ग आर्मी होगी वो डोमिनेंट रह सकता है, उस पर कोई हमला नहीं कर सकता। और ये भी चाहते थे कि हमारी एक सुपरमेसी हो बाकी लोगों पे, इसलिए उनका मेन फोकस स्ट्रेंथ पे था। अब स्ट्रेंथ को कैसे डेवलप करते? स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पार्टिसिपेशन करो फिजिकल एक्टिविटीज में, जिम्नाजियम में, और जिम्नास्टिक एक्सरसाइजेस, वो एक्सरसाइज करके ताकि वो अपनी मसल्स को बिल्ड करे और अपनी स्ट्रेंथ को वो बढ़ाए। इसके लिए वो डिफरेंट एक्सरसाइजेस करते थे।
लेकिन ये ओलंपिक्स जब स्टार्ट हुआ, ये ओलंपिक इवेंट, जो सबसे पहले जो एथलीट्स इसमें पार्टिसिपेशन करते थे, एथलीट्स, दे वर परफॉर्म नेकेड, एंड द एंशिएंट ओलंपिक इवेंट, एंशिएंट ओलंपिक इवेंट was a male preserve. That was the male preserve. Only the males are allowed to participate. But the festival of Bera, उसके बाद और एक फेस्टिवल आया, that was known as Bera, and the event in which only the males were participate, that was in the honor of God Zeus. जिसमें सिर्फ मेल्स पार्टिसिपेट करते थे, वो जियस के ऑनर में वो ओलंपिक्स होता था। और इस तरह से फिर उसके बाद सेपरेट कंपटीशन, इसमें विमेन्स पार्टिसिपेशन नहीं कर सकती, खास करके वो जो विटनेस भी नहीं रह सकती थी, अगर कोई मतलब मैरिड वुमेन्स, दे वर नॉट अलाउड टू विटनेस। लेकिन उसके बाद अलग जो फेस्टिवल, दैट वाज द फेस्टिवल ऑफ बेरा, दैट प्रोवाइड्स ए सेपरेट कंटेस्ट फॉर ग्रीक विमेन। वो ग्रीक विमेन के लिए एक सेपरेट कंटेस्ट रखा गया, विच वॉज कॉल्ड हिराका, दैट वॉज इन द ऑनर ऑफ गॉडेस हीरा, गॉडेस हीरा, गॉडेस हीरा। The goddess Hera, she was the wife of god Zeus. She was the wife of god Zeus. So the Hiraka was the separate competition for women. तो अब ना उसमें ओलंपिक्स में सिर्फ मेल पार्टिसिपेशन थी, सिर्फ मेल्स पार्टिसिपेट करते थे इसमें, जो एंशिएंट ओलंपिक्स की मैं बात कर रहा हूं। अब जो पहला ओलंपिक, एंशिएंट ओलंपिक इवेंट हुआ, वो सिर्फ एक दिन का था, और दैट वाज हेल्ड इन 776 BC in Athens, in the city of Olympia. Olympia, पहला जो ओलंपिक कंटेस्ट हुआ, इवेंट हुआ, that was held in 776 BC. और जो इसमें एट द ओरिजिनल इवेंट, एट द इवेंट वाज फुट रेस, फुट रेस, because foot race is the first and the original event of ancient Olympic games. और इसमें ये जो पहला ओलंपिक इवेंट था, इसके जो विनर थे वो थे, उसका नाम था कोरियोबस माइलो, कोरियोबस माइलो। दिस कोरियोबस माइलो was the member of one of the literary society of Greece, that was known as Pythagorean. That was the literary society of Greece. उसका नाम था कोरियोबस माइलो, जिन्होंने पहला ओलंपियाड जीता, जो उसके विनर रहे। और जो विनर्स थे, and the winners were not awarded with medals like today, जैसे कि आजकल हम गोल्ड मेडल देते हैं, ब्रोंज मेडल, सिल्वर मेडल, ऐसा इनको नहीं दिया जाता था कोई भी मेडल। जो कोरियोबस माइलो थे, उन्होंने साउथ
ओलंपियाड्स जीते। उसके बाद ही हैज वन मोर देन 20 अदर लेसर क्राउन्स, ये भी उसने बहुत सारे मेडल्स उसने जीते। एंड ही वाज वन ऑफ द आर्मी जनरल इन ऑफ पाइथागोरन। और जो मेडल दिए जाते थे वो गोल्ड, सिल्वर या ब्रोंज जो आजकल हम देते, ऐसा नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया जाता था। बट जो ऑल्टर था गॉड ज़्यूस का, जहां पे इसकी मूर्ति रखी गई थी, उस वहां पे एक ऑलिव ट्री था, ऑलिव ट्री। एंड द विनर्स दे वर गिवन द ब्रांच ऑफ दिस ऑलिव ट्री। उनको जो विनर्स थे, एक एजाज के तौर पर इनको ये ऑलिव ट्री की एक ब्रांच दी जाती थी। एंड जो कार्वर्स होते थे वो डिफरेंट कार्विंग्स बनाते थे, इनके नाम लिखते थे स्टोन्स पे, और इनकी बहुत ज्यादा इज्जत होती थी। और जो ग्रीक्स थे, जो इसमें कंपटीशन में जीतते, वो इनको भी अपना एक खुदा मानते थे ग्रीक्स। यानी इनकी बहुत ज्यादा जो पोइट्स थे वो इसमें इनके लिए पोइट्री लिखते थे, फिर इनको घर तक लेते थे बहुत ज्यादा एजाज के साथ, बहुत ज्यादा इज्जत के साथ। और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता था, यानी कौन इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पार्टिसिपेंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पार्टिसिपेंट्स, the eligibility criteria for participants who are allowed to participate in ancient Olympic games was, the first criteria for eligibility was the participant must be the citizen of Greece. Citizen of Greece. The participant must be the citizen of Greece. यानी जो पार्टिसिपेशन करे एंशिएंट ओलंपिक्स में, इसके लिए जरूरी होता था कि वो ग्रीस का ही हो। जो दूसरा चीज इसमें होता था, द पार्टिसिपेंट ही मस्ट बी एन एमेच्योर, यानी कि इसके जहन के अंदर कोई भी मटेरियलिज्म नहीं होना चाहिए, इसके अंदर नेशनलिज्म होना चाहिए, इसके लिए कोई पर्सनल ग्रीड नहीं होनी चाहिए। किसी ग्रीड के बगैर इनको अलो करते थे पार्टिसिपेशन के लिए। यानी कि कोई भी, अगर कोई खिलाड़ी अपना पर्सनल बेनिफिट देखे, जैसा कि आजकल के स्पोर्ट्स में हम देखते हैं, पाकिस्तान अफ्रीका के खिलाफ खेल रहा था अफ्रीका में, और वो यहां पे आईपीएल खेलने के लिए आ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी एक ग्रीड, पैसे की ये चीजें नहीं होनी चाहिए, और सिर्फ उसमें ज्यादा हो नेशनलिज्म, वो अपने कौम के लिए खेले खिलाड़ी। एंड the number third one was that he must have completed the 10-month training course। जो एथलीट है उसके लिए जरूरी होता था कि इसने 10 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट की हो। That was the eligibility criteria for the participants. The first eligibility criteria was that the participants, they must be
the citizen of Greece, and the number second is they must be an amateur, and the number third is he must have completed the training course of 10 months. उसके बाद जो एथलीट्स पार्टिसिपेशन के लिए आते थे उनको 1 मंथ रुकना पड़ता था वेन्यू में, जहां पे वेन्यू होता था ओलंपिक्स का, वहां पे उनको 1 महीने के लिए रुकना पड़ता था. उसके बाद ओथ सेरेमनी होती थी. इस ओथ में इसके बाप, उसके पेरेंट उसके साथ उसके होते थे, उसके बाप एथलीट के, और उसके टीचर यानी उसके कोच उसके साथ होते थे. तो उस कोच के सामने उसको क्या, आप ग्रीस से हो, ये उसको बोलना पड़ता था. पहला, हाँ मैं ग्रीस से हूं. नंबर सेकंड वन, क्या आप एमेच्योर हो, ठीक. एंड नंबर थर्ड वन इज, क्या आपने ट्रेनिंग कंप्लीट की है. और उसके बाद उसके कोच को भी बोलना पड़ता, यस ही हैज, उसका कोच उसके बदले बोलता था, यस ही हैज कंप्लीटेड 10 मंथ ट्रेनिंग कोर्स. उसके बाद जो स्पेक्टेटर्स होते थे उनके सामने उनको खड़ा किया जाता था और उनको बोला जाता था कि किसी को इसने तकलीफ तो नहीं पहुंचाई है आज तक. उसके बाप बोलते थे, क्या किसी ने इसको तकलीफ तो नहीं पहुंचाई इस बंदे ने जो पार्टिसिपेशन के लिए जा रहा है. अगर वहां से वो बोलते कि नहीं, यानी वो खामोश रहते, तो सीधा पता चलता था कि नहीं, इसने किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचे, तब इसको अलो करते थे पार्टिसिपेशन के लिए. और मैंने बोला जो पहला इवेंट हुआ ओलंपिक्स का, एंड द फर्स्ट, वहां पे जो पहला जो कंपटीशन उन्होंने कर रखा था, दैट वाज फुट रेस. पहला, दैट वाज द ओरिजिनल इवेंट. और इस तरह से ये एंशिएंट ओलंपिक गेम्स हर 4 साल बाद करवाए जाते थे. एवरी 4 years, एवरी 4 years, हर 4 साल बाद ये एंशिएंट ओलंपिक्स के जो कंपटीशन जो उसका होता था वो हर 4 साल बाद होता था. उसके बाद रोमन्स आए 394 AD में. एक रोमन्स ने ग्रीस पे हमला कर दिया और उनके एक किंग थे, उसका नाम था थियोडोसस. थियोडोसस दिस, उन्होंने कैप्चर किया ग्रीस को. और उसके बाद इनको जो ये ओलंपिक्स गेम्स है, उन्होंने उसके जो, क्योंकि वो बिलीव करते थे आइडल वर्शिप पे, जो उसके बुत उन्होंने बनाए थे उनको उन्होंने तहस नहस डिस्ट्रॉय कर दिया रोमन्स ने, बिकॉज दे वर क्रिश्चियंस, दे वर द फॉलोअर्स ऑफ क्रिश्चियनिटी. और जब उन्होंने ऐसा किया और उन्होंने इस ओलंपिक्स को भी एबॉलिश किया, दे एबॉलिश इट, द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स. दिस थियोडोसस, इसने इन ओलंपिक गेम्स को बंद करवाया 394 में. और फिर कोई, एंड दे पुट एन एंड टू दिस एंशिएंट ओलंपिक, टू द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स एंड द ग्रेट ग्रीक सिविलाइजेशन एज वेल. Great Greek civilization. And finally they put an end to this Olympic and the great Greek civilization. उसके बाद ये ओलंपिक गेम्स बिल्कुल बंद हो गई एंड स्टार्ट हुआ इसका ओलंपिक गेम्स का रिवाइवल ऑफ ओलंपिक गेम्स और रिनेसेंस, यानी मॉडर्न ओलंपिक गेम्स फिर कैसे स्टार्ट हुई.
मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का जो सारा क्रेडिट जाता है वो जाता है एक इंसान को. ही वॉज द फ्रेंच नोबलमैन एंड हिज नेम वॉज बैरन पायरी डी क्यूबर्टीन. बैरन पायरी डी क्यूबर्टीन. ही वॉज द फ्रेंच नोबलमैन. ये सारा जो क्रेडिट है रिवाइवल का, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का, ये सारा क्रेडिट जाता है बैरन पायरी डी क्यूबर्टीन को, क्योंकि उसने उसके लिए, इसके रिवाइवल के लिए उसने बहुत मेहनत की. और फिर फाइनली जो पहला इवेंट उन्होंने करवाया वो उन्होंने 1896 में करवाया एथेंस में. सेम बराबर उसी जगह पर जहां पे स्टार्ट हुए थे मॉडर्न ओलंपिक गेम्स. लेकिन इसमें एक फर्क है मॉडर्न ओलंपिक और एंशिएंट ओलंपिक्स में, बहुत ज्यादा डिफरेंस है उसमें. और इसमें यह ज्यादा एक किस्म का एक रिलीजियस फेस्टिवल होता था, बिकॉज दे ऑनर द गॉड ज़्यूस. लेकिन आजकल का जो मॉडर्न ओलंपिक्स है ये रिलीजियस बेसिस पे नहीं है. और ये बैरन पायरी डी क्यूबर्टीन ने 1896 में पहला ओलंपिक इवेंट करवाया और इसमें उसने बहुत सारी चेंजेस की पायरी डी क्यूबर्टीन ने. जैसे जो एंशिएंट ओलंपिक्स था, इन एंशिएंट ओलंपिक्स ओनली द ग्रीक्स वर अलाउड टू पार्टिसिपेट, बट इन मॉडर्न ओलंपिक्स every person who has the sports, who has the talent, जिसके पास टैलेंट है, किसी भी जो कोई भी स्पोर्ट्स खेलता है वो इस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेशन कर सकता है. चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, किसी भी कॉन्टिनेंट का हो, वो आज के जो मॉडर्न ओलंपिक्स है इसमें वो पार्टिसिपेशन कर सकता है. और इसमें ऐसा नहीं है. और ये सिर्फ हम आज देखते हैं 2021 का जो ओलंपिक्स था वो पेंडेमिक की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया, जो जापान में था. इस तरह से चाइना में भी एक ओलंपिक्स हुआ था, 2008 ओलंपिक्स, वो चाइना में हुआ. इसी तरह से अमेरिका, रशिया, फ्रांस, बहुत सारे, जर्मनी, बहुत सारे दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज में ये ओलंपिक इवेंट्स करवाए गए. लेकिन जो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स थे वो सिर्फ वहीं पर होती थी. और जो आजकल का जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हैं, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का एक फ्लैग होता है. फ्लैग इस फ्लैग का जो बैकग्राउंड होता है वो व्हाइट होता है, विच इंडिकेट्स पीस, गुडविल. और इस ओलंपिक फ्लैग जो है उसके साथ होती है 5 इंटरलिंक्ड रिंग्स. देयर आर 5 interlinked rings. There are 5 interlinked rings. और ये 5 interlinked rings जो हैं ये that indicates what? The 5 continents. ये 5 continents, जैसे blue, the 5 colors, and these 5 colors they indicates the 5 continents: blue, yellow, black, green, red. ये इंडिकेट करती हैं 5 कॉन्टिनेंट्स को, ये 5 कलर्स, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड. यानी यहां से चलेंगे
It is America. It is Asia. Black is Africa. And green is Europe. And red Australia. यानी कोई भी इंसान जिस भी कॉन्टिनेंट से है वो इन ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेशन कर सकता है. ब्लू अमेरिका, येलो एशिया, ब्लैक अफ्रीका, ग्रीन यूरोप एंड रेड ऑस्ट्रेलिया. दीज आर द 5 इंटरलिंक्ड रिंग्स जो रिप्रेजेंट करती हैं ये कलर्स, 5 कलर्स और जो रिप्रेजेंट करते हैं 5 कॉन्टिनेंट्स को. यानी कि कोई भी इंसान जिस भी कॉन्टिनेंट से हो, जिसके पास भी स्पोर्ट्स का टैलेंट है, वो इसमें पार्टिसिपेशन कर सकता है. और इसमें जो पैरा एथलीट्स हैं, आजकल के पैरा एथलीट्स, वो भी इसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं. यानी जिनको किसी भी किस्म की कोई डिफॉर्मिटी है, दे आल्सो पार्टिसिपेट. उनके लिए अलग कंपटीशंस होते हैं. दे आल्सो पार्टिसिपेट इन ओलंपिक गेम्स विच आर नोन एज पैरा एथलेटिक्स एंड पैरा ओलंपिक्स. वो पार्टिसिपेशन करते हैं ओलंपिक्स में भी. इंडिया ने आज तक ओलंपिक्स में 1900 में नॉर्मन पिचर्ड उसने सिल्वर मेडल लाया 1900 में. उसके बाद इंडिया ने सबसे ज्यादा जो मेडल्स ओलंपिक्स में लाए हैं वो उन्होंने लाए हैं 8 गोल्ड मेडल्स फील्ड हॉकी में. इंडिया हैज वन 8 गोल्ड मेडल्स इन फील्ड हॉकी. 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में, एम्स्टर्डम ओलंपिक्स, इंडिया won their first gold medal in field hockey. फील्ड हॉकी में इंडिया ने 8 गोल्ड मेडल लाए हैं और शूटिंग में उन्होंने 1 गोल्ड मेडल लाया है. वो लाया अभिनव बिंद्रा ने. अभिनव बिंद्रा in 2008 बीजिंग ओलंपिक्स. 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल लाया. उसके बाद उन्हें फील्ड हॉकी में 8 टोटल आज तक इंडिया ने 9 गोल्ड मेडल लाए हैं. 9 गोल्ड मेडल्स. और लास्ट जो रियो में जो ओलंपिक्स हुआ 2016 में, उन्होंने इंडिया ने उसमें लास्ट 2016 का जो ओलंपिक्स हुआ उसमें इंडिया ने सिल्वर मेडल लाया बैडमिंटन में. सिल्वर बैडमिंटन पीवी सिंधु ने बैडमिंटन, जिसमें स्पेन की कैरोलिना के साथ इसका फाइनल मैच था पीवी सिंधु का. तो उसमें इंडिया ने सिल्वर मेडल लाया. कैरोलिना ने इसमें पीवी सिंधु को हराया, जिसमें कैरोलिना ने गोल्ड मेडल लिया और पीवी सिंधु ने यह सिल्वर मेडल लाया. तो ये ओलंपिक्स जो होता है ये बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल होता है, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज के एथलीट्स पार्टिसिपेशन करते हैं. उसके बाद जो ओलंपिक्स होते थे 1928 में, बैरन पायरी डी क्यूबर्टीन ने बताया कि वी मस्ट कंस्ट्रक्ट, ही गेव द आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द ओलंपिक विलेज.
Olympic village. In 1928, the Baron Pierre de Coubertin, he gave the idea of constructing of Olympic village. इसने बताया कि जहां पे वेन्यू होता है ओलंपिक्स का, हमें चाहिए कि वहां पे हम ओलंपिक विलेज कंस्ट्रक्ट करें. यानी दे कंस्ट्रक्ट सम बिल्डिंग्स टू हाउस द एथलीट्स, ऑफिशियल्स एंड अदर पीपल. इनको, क्योंकि जो इससे पहले ओलंपिक्स होते थे वो रेंटेड बिल्डिंग्स पे में रहते थे पार्टिसिपेंट्स, और उनको वो ज्यादा महंगा होता था वहां पे. या तो वो जो स्पोर्ट्स वेन्यू होता था, या तो वहां पे वो टाइम पर नहीं पहुंचते थे. उसके बाद बैरन पायरी डी क्यूबर्टिन ने इसको कॉन्स्ट्रक्ट, ओलंपिक विलेज कॉन्स्ट्रक्ट करने का मशवरा दिया. उसने बताया कि जहां पे वेन्यू हो वहां पे बिल्डिंग्स हो साथ ही, ताकि ये जो एथलीट्स हैं ये वहां पे, और ये ज्यादा महंगा ना हो, और वे ये प्रैक्टिस भी कर सके आराम से, और जो वेन्यू है वहां पे ये प्रैक्टिस भी कर सकेंगे, और उसके साथ साथ ये ज्यादा महंगा भी नहीं होगा उनके लिए. और जो वेन्यू है वो टाइम पर भी पहुंचेंगे, जब उनका कंपटीशन होगा वो वहां पे टाइम पर भी पहुंच सकते हैं. ये कुछ चीजें हैं. और इसमें जो आजकल का जो ओलंपिक्स है, जो मॉडर्न ओलंपिक्स है, मैंने आपको बताया कि एंशिएंट और आज के ओलंपिक्स में बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब फर्क है, क्योंकि आज हर कोई जिसके पास भी स्पोर्ट्स टैलेंट है वो पार्टिसिपेशन कर सकता है. और इसमें कोई रिलीजियस चीजें नहीं है, कोई कास्ट सिस्टम नहीं है. यानी जिसके पास भी एबिलिटी है, यहां पे जो सिलेक्शन होती है वो परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन होती है, क्योंकि हर किसी कंट्री को पता होता है कि ये हमारे खिलाड़ी हमारे ऑनर के लिए खेलते हैं, हमारी डिग्निटी के लिए खेलते हैं, हमारे रेस्पेक्ट, जो नेशनलिज्म उनमें भरा हुआ होता है, ये अमेच्योर्स होते हैं, ये किसी ग्रीड के लिए वहां पर नहीं जाते, और ये अपना मुल्क का नाम रोशन करेंगे. इसलिए बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है, जो आजकल के जो ओलंपिक्स हैं इनमें बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है बायस्ड सिलेक्शन की. इसमें परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन ज्यादा होती है. और ये थोड़ा है एंशिएंट और मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के बारे में. आज मैंने तुम्हें थोड़ा कुछ बताया, तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इसमें हम कुछ और डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दिस ओलंपिक गेम्स, एंशिएंट एंड मॉडर्न ओलंपिक गेम्स.